बच्चों आज 21 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर करेंगे डिस्कशन। मेरे अकॉर्डिंगली ये इजी टू मॉडरेट था, बहुत सारे क्वेश्चन इजी ही थे, तो काफ़ी आसान पेपर एनटी ने बनाया है। तो डिस्कशन करते हैं। कुछ एक क्वेश्चन हैं जो अच्छे हैं, मैं उनके कुछ ट्रिक बताऊंगा जो हेल्प करेंगे, जिनके आने वाले पेपर्स हैं, आने वाले दिनों में जो पेपर्स हैं उसमें इनमें हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किसी एक स्लिट के सामने हमने ट्रांसपेरेंट शीट इंट्रोड्यूस कर दी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट हो रही है 0.2 सेंटीमीटर से। तो इसका अगर किसी को डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे एक लाइन में। शिफ्ट का फॉर्मूला जो होता है बच्चों, अगर किसी को याद हो तो म्यू माइनस 1 टी डी बाई डी विच इज़ 0.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इसकी टी की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज़ 0.2 डी जो दे रखा है दैट इज़ 0.1 अपॉन म्यू माइनस 1 दैट इज़ 0.5 और d है इसमें 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये आया कहाँ से, एक बार मैं फिर बता देता हूँ, इसका कंसेप्ट भी डिस्कशन कर लेते हैं। आंसर तो यहीं से आ जाएगा हमारा। अब देखो आया कैसे है कि जैसे ही हमने ट्रांसपेरेंट स्लैब इंट्रोड्यूस करी, तो ट्रांसपेरेंट स्लैब इंट्रोड्यूस करने से जो इसके अंदर से जब वेव पास करेगी, लाइट पास करेगी, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी उसको हम ऑप्टिकल पाथ कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी। अब जो नया पाथ डिफरेंस है वो मैं नया पाथ डिफरेंस कहूँगा S2P माइनस S1P माइनस ऑफ, ये जो डिस्टेंस है इसको हमें म्यूटी लेना है तो मैं माइनस टी प्लस म्यूटी कर देता हूँ। तो हमारा जो पाथ डिफरेंस पहले हुआ करता था वो था डी वाई बाई कैपिटल डी, अब ये हो जाएगा माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। अगर मान लो मैं मैक्सिमा की बात करूँ तो मैक्सिमा के लिए कंडीशन होती है एन लेमडा, तो y यहाँ से आ जाएगा n लेमडा d बाई डी प्लस म्यू माइनस 1 टी डी बाई स्मॉल डी। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो भी आपकी मैक्सिमा की पोजीशन थी हर एक में ऐड हो रहा है म्यू माइनस 1 टी डी बाई डी। यही हमने यहाँ पे शिफ्ट की वैल्यू देखी हुई है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं अगर हमें फॉर्मूला याद है, अदरवाइज हम बना भी सकते हैं। बहुत बड़ा काम नहीं था फॉर्मूला बनाने में, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। अब इसमें क्या दिया, एक सोलेनॉइड है और ये वर्टिकल सोलेनॉइड है। इस सोलेनॉइड में हमने एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर दिया है, मास m चार्ज q। इसके एक्सेलरेशन के बारे में हमें बताना है। अब बच्चों ये सोलेनॉइड, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्योंकि चार्ज मूविंग चार्ज पे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा। अब इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल बी अलोंग द एक्सिस। सोलेनॉइड में अलोंग द एक्सिस होती है मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होने का मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो। अब अगर मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं लगेगा तो इस केस में जो इस पे फोर्स लग रहा है केवल ग्रेविटी की वजह से, तो एक्सेलरेशन विल बी ड्यू टू ग्रेविटी ओनली। तो एक्सेलरेशन विल बी जी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो बड़ी आसानी से हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, मैं इसको एक और तरीके से बताऊंगा, जैसे सब सॉल्व करते हैं कन्वेंशनल तरीके से। मैं इसका एक ईजी सा तरीका बताऊंगा जिसमें हम 2 लाइन में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें क्या दिया हुआ बच्चों कि एक स्ट्रिंग कट करने के बाद, ये अरेंजमेंट पहले देख लो। इसमें दिया हुआ है कि एक रॉड है लेंथ एल की और इसको 2 स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखा है। जैसे ही हम एक थ्रेड को कट करेंगे तो जस्ट आफ्टर कटिंग द थ्रेड जो एक स्ट्रिंग रह गई है इसमें कितनी टेंशन होगी जस्ट आफ्टर कटिंग। तो बच्चों जैसे ही इसको हम कट करेंगे, कट करने के बाद अगर मैं फोर्सेस की बात करूं, ये फोर्स तो 0 हो चुका है। एक फोर्स लगेगा ग्रेविटी का दैट इज mg, जो कि इसके सेंटर ऑफ मास पे हमने दिखा दिया, और इसमें टेंशन है t जो हमें कैलकुलेट करना है। अब ये mg क्या करेगा, इसको इस एंड के अबाउट रोटेट कराएगा एज वेल एज इसको ट्रांसलेट भी करा रहा है, दोनों काम है इस mg के। अब अगर मैं इसमें टॉर्क लेता हूँ एक एंड के अबाउट, तो टॉर्क ऑफ mg होगा mg इंटू एल बाई टू। अब टॉर्क का फॉर्मूला सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग होता है टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। अब आई एक एंड के अबाउट कितना 1/3 ml स्क्वायर इंटू अल्फा। अब मैं अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लूं तो ये स्ट्रिंग तो कट हो चुकी है। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा, टेंशन। तो t इंटू एल बाई टू इक्वल्स टू आई अल्फा। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई क्या होगा, दैट विल बी 1/12 ml स्क्वायर इंटू अल्फा। अब बच्चों इसमें अल्फा इस एंड के अबाउट, और ये सेम क्यों लिया, क्योंकि रिजिड बॉडी में जो भी एंगुलर
क्वांटिटीज़ होंगी लाइक एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, वो एवरी पॉइंट के अबाउट सेम होगी। तो मैंने इसीलिए एंगुलर एक्सेलरेशन जब इसके अबाउट टॉर्क ले रहा हूँ और सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क ले रहा हूँ, सेम लिया हुआ है। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, T/mg इज इक्वल्स टू, इनको ml²/12 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/12 अपॉन 1/3, 3/12 इट इज़ 1/4। तो यहाँ से टेंशन आ गया हमारा mg/4। तो ये हमारे टेंशन की वैल्यू हो जाएगी। तो 2 लाइन में क्वेश्चन कर सकते हैं। सब बता रहे हैं कि जो अच्छे क्वेश्चंस थे उनमें से एक यही था, तो ये भी कोई खास क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट नोट से आया हुआ, जो नोट्स में हम कराते हैं, क्लास में कराते हैं, उसी में से आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये सेमीकंडक्टर, जैसे हम हर बार डिस्कशन करते हैं, क्लास में भी बोलते हैं कि भाई सेमीकंडक्टर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन तो शर्तियाँ मिलेगा ही, और लॉजिक गेट बहुत ही रिपीटेडली आता है, हर बार ऑलमोस्ट मिल ही जाता है क्वेश्चन, और बहुत ईजी रहते हैं क्वेश्चन करने में। अब देखो, जैसे ये एक डायग्राम दे रखा है और इसमें आउटपुट क्या होगा, यानी कि किस गेट की तरह काम करेगा, ये बताना है। अब देखो, मैं एक तो बुलियन अलजेब्रा से इसको कर सकता हूँ सॉल्व, लेकिन मैं ट्रुथ टेबल से करूँगा तो ज़्यादा आसान रहेगा। करने से पहले एक काम कर लेते हैं। ये एक नॉट गेट की तरह काम कर रहा है, नॉर गेट है, तो इट इज़ बिहेविंग लाइक ए नॉट गेट। मे बी इसमें नॉट गेट ही दे रखा हो, हमें स्टूडेंट ने भेजा तो हमने इसके अकॉर्डिंगली बना लिया। ये भी एक नॉट गेट है। तो बच्चों, अगर 2 नॉट गेट लगे होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ने तो कैंसिल कर दिया इफेक्ट, तो ये कौन सा गेट बचता है, और गेट। बहुत बढ़िया। ये दोनों कैसे हैं, नॉट गेट, ये भी नॉट गेट है, ये भी नॉट गेट है। तो जल्दी से इसकी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, बुलियन अलजेब्रा सॉल्व करने से बेहतर यही। तो इनपुट A, B और यहाँ पर आउटपुट ले लेते हैं Y। तो इनपुट 0 0, तो यहाँ पे 0 0 होगा, तो 1 1, ये और है तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद 0 1, तो 0 होगा, तो इधर 1 आएगा, ये 1 है तो 0 आएगा, और इसमें 1 ही आ जाएगा, क्योंकि एक भी अगर इनपुट हाई होगा तो और आउटपुट हाई देगा। 1 0, सेम बात, 1 1 1 होगा, तो यहाँ पे 0 0 और गेट है, तो इट विल बी 0। अब ये आउटपुट किस में आता है, व्हेन बोथ इनपुट आर हाई देन आउटपुट इज लो, अदरवाइज बोथ इनपुट लो, या फिर 1 इनपुट लो आउटपुट हाई, ये किस में आता है, नैंड गेट में। तो इस तरीके से हम इसको ट्रुथ टेबल से कर सकते हैं। दूसरा तरीका हो सकता था बुलियन अलजेब्रा, अगर उससे करना चाहें तो देखो मैं इससे भी करके दिखा देता हूँ। इसमें ये A ले लेते हैं इनपुट, ये B, तो यहाँ पे आया A0, इधर आया B0, राइट। अब यहाँ पे आ जाएगा A0 और B0 का होल नॉट। उसके बाद एक बार और करते हैं, तो एक बार और करने, एक बार और नॉट होगा, तो एक बार और नॉट करने के बाद क्या बन जाएगा, ये A0 और B0 का होल नॉट। अब यहाँ से इन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, तो A0 और B0, डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग इट विल बी A एंड B0। ये किसके लिए होता है, नैंड ऑपरेशन के लिए। तो इससे भी हम कर सकते थे, वो हमारी मर्जी है, हम जिस भी तरीके से इसमें बढ़ना चाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो डायमेंशन, बहुत इजी क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स हैं, कुछ करना ही नहीं है। अब इसमें देख क्या पूछा गया है, A/B की डायमेंशन। क्वेश्चन क्या है कि P + AT² B + ½ ρB² कांस्टेंट है, तो A/B का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। अब करने के लिए हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज़ कर सकते हैं। P की डायमेंशन AT² B के बराबर होगी, ठीक। तो यहाँ से A/B की डायमेंशन क्या हो जाएगी, P/T²। तो P इज ml-1 T-2 by T2, तो इट विल कम m1 l-1 T-4। तो दैट इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A/B। तो डायरेक्ट ही सवाल था, कुछ खास करना नहीं था। तो इस तरीके के ये फ्री के ही मार्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट है, बट ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि बहुत ही नए कोई कंसेप्ट ऐसा दिया हो जो कभी ना सुना हो। कोशिश करेंगे कैलकुलेशन इजी बनाएं, क्योंकि मेन इसमें कैलकुलेशन भी करनी ही पड़ेगी। एक लाइट वेव है डिस्क्राइब्ड बाई E = 60 sin 3 × 10⁵ t, यहाँ t छुटा हुआ है, प्लस साइन 12 × 10⁻15 t। ये फॉल कर रही है एक मेटल सरफेस पे जिसका वर्क फंक्शन 2.8 है। तो हमें बताना है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी।
तो बच्चों इसमें दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट कर रही हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है। अब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी कब आएगी, हम जब ज़्यादा एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट करेंगे। तो ज़्यादा एनर्जी कब होगी, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ज़्यादा होगी। तो दोनों में से किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ये जो सेकंड वाला है 12 10 की पावर 15। तो इसका मतलब हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा 12 इंटू 10 की पावर 15, इससे हमारी जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी ज़्यादा आएगी। अब यहाँ से अगर मैं फोटोन की एनर्जी निकालूँ तो E होता है hc बाई लैम्डा, इसके लिए एक शॉर्टकट भी होता है 12400 बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं लैम्डा। अब लैम्डा ये हो जाएगा c बाई न्यू, c न्यू हो जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई 3 इंटू 10 टू पावर 8 इंटू 2 इंटू 3.14 बाई ओमेगा 12 10 की पावर 15। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 4 ये 2 चला जाएगा, इट विल कम 1.57। तो 1.57 इंटू 10 टू पावर -7। अब इसको दैट इज इन मीटर, अगर इसको एंगस्ट्रॉम में बनाए तो 1570 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं इंसिडेंट फोटोन की। मैं पूरी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये भी इसमें एक बात है कि कैलकुलेशन कैसे थोड़ी इजी बनाई जा सके। 1570। अब इसको अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं क्योंकि ऑप्शंस दूर दूर हैं। इसको अप्रॉक्सीमेटली 160 ले लेते हैं। अब ये कितना टाइम चला जाएगा, लगभग 7.7 के लगभग की वैल्यू आ जाएगी। अब 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है E माइनस 5। अब 7.7 माइनस दैट इज व्हाट 2.8। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी, ये इसके आसपास की वैल्यू बैठ रही है तो वैल्यू विल बी 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन थोड़ी इजी बनाई है केवल ये देखने के लिए कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे रिलेट कर रहा है, कौन सा ऑप्शन पास है। तो हम इसकी वैल्यू को hc बाई लेमडा में या फिर h न्यू में h की ये वैल्यू रख के कैलकुलेट करते हैं तो उसकी कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करना पड़ता, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दिया हुआ है 2 आइडेंटिकल रॉड हैं, ईच ऑफ मास m एंड लेंथ l आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए टी शेप। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लोअर एज ऑफ t एंड अबाउट एक्सिस पैरेलल टू द टॉप ऑफ रॉड इज। तो भाई ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट दे रखा है, टी शेप बना रहे 2 आइडेंटिकल रॉड से, दोनों के सेम मास सेम लेंथ है, मास m लेंथ l, मास m लेंथ l। हमें बताना है कि एक एक्सिस जो हम पैरेलल, किसके पैरेलल है, टॉप के और लोअर एज से पास कर रही है, ये हमारी एक्सिस है। अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो दोनों रॉड का निकालेंगे तो हम इसको कह सकते हैं I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। फर्स्ट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 3, एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब सेकंड का निकालना है तो एक्सिस इससे पास नहीं कर रही, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। एक्सिस जो इसके रॉड के लेंथ से पास करेगी, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ICM, दैट विल बी 0। तो I2 आ जाएगा ICM प्लस MD स्क्वायर, ये सेकेंड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ML स्क्वायर बाई 3 प्लस ML स्क्वायर, इट विल कम 4 बाई 3 ML स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी इस अरेंजमेंट की अबाउट द लोअर एंड। तो ये भी आसान ही था। नेक्स्ट आते हैं, मास ऑफ ए 2 किलोग्राम एट रेस्ट इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स। ये दे रखा है वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड बतानी है। रेस्ट से पार्टिकल शुरू करता है, फोर्स दे रखा है तो एक्सेलरेशन हमें पता चल गया। एक्सेलरेशन इज व्हाट, फोर्स बाय मास। अब ये हो जाएगा 4t³
बाई 2 आई कैप माइनस 3t बाई 2 जे कैप, 2t क्यूब आई कैप 3t बाई 2 जे कैप। भाई ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। वेलोसिटी इंटीग्रेट करके आ जाएगी एक्सेलरेशन को, a dt कितने टाइम में बताना है, 0 से 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद बताना है हमें, तो लिमिट आ गई 0 to 2। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं जी, 2t क्यूब dt आई कैप माइनस 3t बाई 2 dt इट्स जे कैप। अब ये आ जाएगा 2t रेज टू पावर 4 बाई 4 आई कैप, लिमिट 0 to 2 माइनस 3t स्क्वायर बाई 4 0 to 2, ये आ जाएगा जे कैप। अब यहाँ पे लिमिट्स रख देते हैं, तो 2 इंटू 2 रेज टू पावर 4 बाई 4 आई कैप माइनस 3 2 रेज टू पावर 2 बाई 4 जे कैप। अब ये वैल्यू आ जाएगी 16 बाई 4 4, तो 8 आई कैप माइनस 3 जे कैप, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। अब मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वी कैन कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल। मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। वो डिपेंड करेगा कि अगर ऑप्शन दे रखे होंगे आई जे के टर्म्स में तो यहीं पे आंसर आ गया, अदरवाइज हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन है। चार्ज दे रखा है 10 की पावर माइनस 8 कूलम और इसको ओरिजिन पे होल्ड करा हुआ है। एक दूसरे चार्ज को मूव करा रहे हैं, एक पोजीशन है 4,4,2 से 2,1,2 पे। तो इसमें वर्क कितना करना पड़ेगा, तो पहले अरेंजमेंट को बना लेते हैं भाई, किस तरीके का अरेंजमेंट दे रखा है। यहाँ पे सबसे पहले तो ओरिजिन पे एक चार्ज फिक्स है, दैट इज 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 कूलम। अब एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है 4, 4, 2, एक पॉइंट कोई बी है जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 1, 2। तो मूव करा रहे हैं ए से बी किसी चार्ज को स्लोली। तो अगर मैं इसकी पोजीशन देखूं, ओरिजिन से डिस्टेंसेस देखूं r1 r2, तो ये r1 r2 जो होंगे, r1 विल बी रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 16 16 प्लस 4, इट इज़ 36, तो 6 मीटर हो जाएगा भाई। r2 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो रूट 9 3 मीटर हो जाएगा। अब कंसेप्ट क्या लगेगा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है भी Q डेल्टा V। किस चार्ज को मूव करा रहे हैं, 2 10 की पावर माइनस 6 को। डेल्टा V तो पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ A, तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे Q2 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, K 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 बाई फॉर्मूला क्या होता है KQ बाई R, तो R फाइनल दैट इज 3 माइनस K 10 की पावर माइनस 8 बाई 6। अब सॉल्व कर लिया जाए इसको, सॉल्व करने पे आ जाएगा 2 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू 9 10 की पावर 9, और 1/3 माइनस 1/6 इज 1/6। अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद 2 3 3 10 की पावर माइनस 6 10 रेज़ टू पावर 3, तो ये बन जाएगा 3 10 की पावर माइनस 5, या इसको 30 माइक्रो जूल कह सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 30 माइक्रो जूल। तो एक थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बहुत ईजी सा कंसेप्ट था। हाँ, इसमें कैलकुलेशन करते हुए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हमारी कैलकुलेशन कहीं पे गड़बड़ ना हो जाए। हालांकि ऑप्शंस थोड़े दूर दूर दे रखे हैं तो चांसेस कम है, बट फिर भी ये कैलकुलेशन का थोड़ा बहुत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का क्वेश्चन है, तो आप मॉडर्न फिजिक्स का ही मान सकते हो या फिर इलेक्ट्रोस्टैट का ही मान सकते हो। और ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल ही मिलते जुलते कंसेप्ट से हैं। तो इन्होंने इलेक्ट्रोस्टैट में इतनी सारी चीज़ें हैं, कंडक्टर और उसकी इलेक्ट्रोस्टैट पे बहुत अच्छा कुछ बन सकता है, बट इन्होंने इन्हीं कंसेप्ट पे 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं और बहुत ही आसान सवाल, मैं कहूँगा बहुत ही आसान सवाल हैं दोनों। तो दूसरा वाला ये देखते हैं, इसकी कंसेप्ट क्या दे रखा है कि अल्फा पार्टिकल है, उसको एक काइनेटिक एनर्जी विच इज़ 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से प्रोजेक्ट कर दिया गया है गोल्ड
न्यूक्लियस की तरफ जो कि फिक्स है और इसका Z दे रखा है 79। तो भी इसका चार्ज मैं कितना कहूँगा, इट्स चार्ज विल बी ZE। अल्फा पार्टिकल है तो इसका चार्ज कितना होएगा 2E। लार्ज डिस्टेंस से इसको प्रोजेक्ट करा गया है तो इनिशियल डिस्टेंस में इन्फानाइट लूँगा। अब ये जैसे पास आ रहा होगा तो ड्यू टू फोर्स कैपिटल Q इसकी स्पीड कम हो रही है। कम होते होते जहाँ पर इसकी स्पीड 0 हो जाएगी वो डिस्टेंस मेरे को बतानी है, उसको हम कह रहे हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट लगेगा तो इनिशियल एनर्जी ये कितनी होगी, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल, और यहाँ पे आके काइनेटिक 0, इट विल कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल k q ये दोनों के चार्जेस बाई r। तो यहाँ से r आ जाएगा 9×10⁹ इंटू q विच इज 79 इंटू 1.6 10⁻⁻19। अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 इंटू 1.6 10⁻⁻19 बाई काइनेटिक एनर्जी जो अल्फा पार्टिकल की दे रखी है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 10⁻6 1.6 10⁻⁻19। तो एक बार कैलकुलेशन कर लेंगे बच्चों, ऑप्शंस इसमें भी दूरी पे हैं तो 79 72 एक बार कट करके आसपास का आंसर बड़ी आसानी से निकल जाएगा कि इसमें कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं दिख रही है मेरे को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन देखने में लगेगा कि बहुत ही टफ कंसेप्ट पे तो नहीं दे रखा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको एक बार ध्यान से भी देखेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। 2 लाइन का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है इसमें, 2 कोएक्सियल लेंसेज हैं जिनकी एक की फोकल लेंथ दे रखी है, दूसरे की फोकल लेंथ निकालनी है। एक पे बीम इंसिडेंट कर रहे हैं जिसका डायमीटर दे रखा है 2 मिलीमीटर, और ये जो इमर्जिंग बीम है इसका डायमीटर 7 मिलीमीटर। सेकेंड की फोकल लेंथ बतानी है। दिया है कि पैरेलल बीम पैरेलल निकलती है। तो अगर ये कन्वर्जिंग लेंस है तो पहली वाली जो कन्वर्जिंग लेंस इसको कन्वर्ज करेगा अपने फोकस पे, और सेकंड से पैरेलल जाना है तो ये इसका सेकेंडरी फोकस होना चाहिए। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस f1 प्लस f2 रहेगी। अब देखो कंसेप्ट समझो क्या रहेगा। यहाँ पे मुझे ये डायमीटर दे रखा है d1, ये डायमीटर दे रखा है d2, और सेकंड की फोकल लेंथ बतानी है। अब यहाँ से बच्चों ये मैं कह सकता हूँ क्या कि ये दोनों एंगल सेम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सेम है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू d1/2 अपॉन फोकल लेंथ f1 इक्वल्स टू सेकेंड के अकॉर्डिंगली देखूँ तो d2/2 अपॉन f2। तो d1/d2 इज इक्वल्स टू f1/f2। अब यहाँ पे पहले बीम का डायमीटर दे रखा है 2, सेकेंड का 7, पहले की फोकल लेंथ 2 मीटर, तो सेकेंड की यहाँ से डायरेक्ट ये 2/7 2 तो f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, तो इट विल बी 7 मीटर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, देखने में लग रहा है बट बहुत ही आसान सा सवाल था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन दे रखा है। फाइंड वर्क डन इन मूविंग ए सैटेलाइट फ्रॉम एन ऑर्बिट हुज रेडियस इज r टू एन ऑर्बिट वेयर रेडियस इज 3r/2। मास ऑफ प्लैनेट कैपिटल M और सैटेलाइट का स्मॉल m है, और r है रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो भाई किसी एक ऑर्बिट जिसमें रिवॉल्व कर रहा है कोई सैटेलाइट, अगर मान लो इसकी रेडियस r है तो एनर्जी होती है -gmm/2r। r इज ऑर्बिटल रेडियस। तो वर्क डन मीन्स कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी हमें एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में शिफ्ट करने के लिए। तो मान लो पहले एनर्जी E1 थी, यू प्रोवाइडेड एन एनर्जी एडिशनल जिसको वर्क डन कह रहे हैं। यहाँ पे वर्क जो हमें निकालना है W इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी रिक्वायर्ड E2। अब पहले रेडियस दे रखी है R -gmm/2r प्लस W इक्वल्स टू -gmm/2। नाउ R इज 3r/2। तो यहाँ से W आ जाएगा gmm/2r -gmm/3r। अगर इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद क्या रहा है gmm/6r। 1/2 - 1/3 इज वॉट 1/6। तो ये भी बड़ा आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कंसीडर 2 स्मूथ पैरेलल कंडक्टिंग रेल AB एंड CD
ब्रिज्ड बाई ए 10 ओम रजिस्टर। कुछ ऐसा समझ लो कि ये दो पैरेलल रेल्स हैं और इनके बीच में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है। ओके, ए कंडक्टिंग रॉड पी क्यू लेंथ एल इज प्लेस्ड ओवर द टू रेल परपेंडिकुलर एज शोन। चलो वो डायग्राम अभी नहीं दे रखा हमें। रीजन कंसिस्ट ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 0.1 टेस्ला परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसके परपेंडिकुलर 0.1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। ए कांस्टेंट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुल द रॉड टूवर्ड्स राइट टू एक्वायर कांस्टेंट स्पीड। राइट वर्ड एक हमें फोर्स की ज़रूरत है ताकि इसको कांस्टेंट स्पीड से पुल करा जा सके, ये हमें बताना है। अब ज़रूरत क्यों है? जैसे ये राइट जाएगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा BVL मोशनल ईएमएफ, इसमें करंट हो जाएगी BVL बाई R, बिल्कुल सही। ये डायरेक्शन हो जाएगी करंट की। कहाँ से मैंने निकाला करंट की डायरेक्शन? लेंज लॉ से। लेंज लॉ क्या कहता है? उसका एक शॉर्टकट होता है क्रॉस इंक्रीजिंग नॉर्थ, कि अगर क्रॉस है मैग्नेटिक फील्ड और इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कैसे? यहाँ पे जो फ्लक्स है वो इंक्रीज करेगा तो इट विल बिहेव एज नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट, तो ये हमने करंट की डायरेक्शन दिखा दी। इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स होता है IBL। अब BL बाई R इंटू BL, तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी B स्क्वेयर L स्क्वेयर V बाई R। तो ये सारी वैल्यूज हमें दे रखी हैं। मैग्नेटिक फील्ड है 0.1 टेस्ला, लेंथ विच इज ऑल्सो गिवन, वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड, R रेजिस्टेंस हमें 10 ओम, तो यहाँ से हम एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक आइडियल गैस सैंपल 10 मोल, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस दे रखी है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर 7 है, R2। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एट टेम्परेचर T केल्विन इज। भाई इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला NCVT, ये मैं कह सकता हूँ। अब CP, ये CV CP माइनस R, ये कहा जा सकता है। N 10 है, CP हमें दे रखा है 7, R2 ठीक है इंटू T, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 50 T कैलोरी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है। माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव हैविंग फोकल लेंथ f0 2 सेंटीमीटर, eyepiece having focal length FE 4 centimeter, the tube length is 32 centimeter, magnification produced to this microscope for normal adjustment। देखो बच्चों, मुझे ये पता नहीं है कि ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वैल्यू वाला है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो मैं दो तरीके बताऊंगा कि अगर न्यूमेरिकल ही आंसर आना है तो उसके लिए किस तरीके से हम कर सकते हैं, और अगर ऑप्शंस दिए होंगे और ऑप्शन में कुछ इसमें बात इंटीजर में नहीं होगी तो उस केस में हम किस तरीके से करेंगे। दो अलग अलग मेथड में बताऊंगा करने के। देखो, नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर का अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला एक होता है L बाई FO इंटू D बाई FE। अब L क्या दे रखा है? 32, FO 2, D डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 और FE है 4, तो यहाँ से 100 आ जाएगा अगर ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अब दूसरा तरीका सुनो, उसके लिए आपको थोड़ा सा रे डायग्राम का आइडिया होना चाहिए। माइक्रोस्कोप है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, आईपीस, ये ऑब्जेक्ट होगा UO डिस्टेंस पे, इसकी एक इमेज बनेगी VO डिस्टेंस पे, नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो ये FE होगा। तो L बच्चों क्या होगा? ये होगा VO प्लस FE। L इज 32 इक्वल्स टू VO प्लस FE। FE दिया हुआ हमें 4, तो यहाँ से VO हो जाएगा 32 माइनस 4 विच इज़ 28 सेंटीमीटर। अब UO निकाल लेते हैं। यहाँ से आएगा 1 बाई VO माइनस 1 बाई UO
इक्वल्स टू 1 बाई FO, VO विच इज़ 1 बाई 28, ये U निगेटिव, 1 बाई UO इक्वल्स टू 1 बाई FO दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 1 बाई UO हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 28, LCM इज़ 28, 14 माइनस 1, तो यहाँ से U आ जाएगा 28 बाई 13 सेंटीमीटर, राइट। अब UO VO आ चुके हैं। अब फॉर्मूला जो हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला है, नॉर्मल एडजस्टमेंट VO बाई UO D बाई FE। नॉर्मल एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है? फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी। तो वी हैव द वैल्यू ऑफ VO, वी हैव द वैल्यू ऑफ UO, D विच इज 25 सेंटीमीटर एंड FE विच इज़ 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो अगर ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें मैग्नीफाइंग पावर एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारी अप्रॉक्सीमेट मैग्नीफाइंग पावर है। तो वैसे सही तरीका ये सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला तरीका अप्रॉक्सीमेट है। अगर बहुत ज़्यादा फर्क होगा तो हमें इस वाले तरीके से करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये वेंचुरी मीटर का एक क्वेश्चन है। इसमें क्या बताना है? वॉल्यूम फ्लो रेट बताना है थ्रू द वेंचुरी मीटर। बच्चों सबसे पहले वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है? Q इक्वल्स टू AV। अगर यहाँ पर वेलोसिटी V1 है, इधर वेलोसिटी V2 है। अगर हमें डायरेक्ट फार्मूला याद हो तो डायरेक्ट फार्मूला भी कर सकते हैं, बट बहुत ही रेयर होता है फार्मूला हमें याद हो, तो प्रोसेस से करना ही बेहतर है। तो ये आइदर A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन हम लगा सकते हैं, फ्लो कर रहा है एक आइडियल फ्लूइड। तो A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। अब यहाँ पे A1 बाई A2 इक्वल्स टू V2 बाई V1। अब यहाँ पे एरियाज के रेशो दे रखे हैं 2 इक्वल्स टू V2 बाई V1। तो यहाँ से V2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2V1, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बर्नौली थ्योरम लगाऊं तो बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रेशर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2। इस पॉइंट पर प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, हाफ रो V2 स्क्वायर। अब प्रेशर का डिफरेंस P1 माइनस P2 इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ये हो जाता है रो GH, ठीक है। दोनों का डिफरेंस हमें दे रखा है, तो रो GH1 माइनस रो GH2, इसको रो GH कह देते हैं। हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, रो से रो कैंसिल कर देते हैं, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH। अब इसको V2 को 2V1 लिख दें, तो यहाँ से हो जाएगा 3V1 इक्वल्स टू 3V1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH। नाउ V1 रूट 2 G10 H5 सेंटीमीटर है, तो 10 टू पावर माइनस 2 बाई 3, तो इट विल बी 1 बाई रूट 3। तो यहाँ से अगर हमें V2 की वैल्यू, तो ये V2 की वैल्यू हो जाएगी 2 बाई रूट 3। तो V1 V2 दोनों आ गए। अब हमें तो क्या बताना? फ्लो रेट बताना है, और फ्लो रेट आइदर A1 V1 और A2 V2। तो हमें V1 पता है, तो Q आ जाएगा फ्लो रेट A1 एरिया कैपिटल A विच इज़ रूट 3 इंटू V1 विच इज़ 1 बाई रूट 3, तो आ जाएगा 1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था। अगर हमें फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट बहुत ही रेयर होता है कि फॉर्मूला याद हो, तो हम प्रोसेस से इसको कर लेंगे। नेक्स्ट वर्क एनर्जी चैप्टर का क्वेश्चन है। मैकेनिक्स से इस बार अच्छा खासा कुछ पूछा गया है। तो इसमें दिया हुआ है कि ये कर्व दे रखा है और ये फोर्सेज हैं। ए से बी फोर्स FAB, बी से C फोर्स FBC, C से D फोर्स FCD और D से E फोर्स FDE है, और ये एंगल्स tan θ1, θ2, θ3 हैं। दीज आर एंगल्स। ये भाई यहाँ पे θ1 है, θ2 है और ये θ3 है। अब कंसेप्ट क्या लगाना है भाई? फोर्स होता है माइनस du बाई डी एक्स, एक्स के लॉन्ग फोर्स। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रही है एक्स के लॉन्ग, तो इसका मतलब है कि, और du बाई डी एक्स स्लोप को बताएगा, तो जहाँ पे स्लोप की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वहाँ फोर्स सबसे ज़्यादा होगा। अब स्लोप tan θ1 की वैल्यू 1 है, tan θ2 3 है, tan θ3 ये -1/2 निगेटिव स्लोप है। मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देखना है, ठीक है। ये यहाँ पे
फोर्स के केस में माइनस साइन तो केवल डायरेक्शन बताएगा, तो मैग्नीट्यूड में जहाँ स्लोप सबसे ज़्यादा होगा फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, तो स्लोप सबसे ज़्यादा tan थीटा 2 है, तो tan थीटा 2 दैट मीन्स B से C का फोर्स सबसे ज़्यादा होगा। तो B से C का फोर्स फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में सबसे कम कौन सा होगा? C से D, क्योंकि यहाँ स्लोप 0 है, तो C से D लीस्ट होगा और B से C हाईएस्ट होगा। उसके बाद AB और DE में रिलेट करें तो स्लोप किसका ज़्यादा है? AB का स्लोप ज़्यादा है, AB 1 है, और जो D से E है वो -1/2 है, तो AB का फोर्स ज़्यादा आएगा, तो कौन सा बन जाएगा? BC, उसके बाद AB, उसके बाद DE और सबसे कम CD, तो B ऑप्शन हमारा इस केस में सही हो जाएगा। ठीक, तो ये केवल डायग्राम देख के और स्लोप को कंपेयर करके करना था, कोई खास बड़ा काम नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, टू रॉड्स ऑफ इक्वल लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर ईच आर ज्वाइंट टुगेदर एंड टू एंड, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशंस दे रखे हैं 2.4 10 की पावर 24 10 की पावर -6 एंड 1.2 10 की पावर -5। टेम्परेचर सेम है जो कि 30 और इंक्रीज कर रहे हैं 100। फाइनल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, भाई लेंथ जो पहले वाले की हो जाएगी बढ़ने के बाद, जो कि L1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T, तो इसका अल्फ़ा 1 ले लेंगे। दूसरे वाले की L2 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा T, तो सीधा फॉर्मूला है लीनियर एक्सपेंशन का हमने लगा दिया, तो L1 डैश प्लस L2 डैश कंबाइन लेंथ L1 और L2 दोनों सेम ही दे रखी हैं विच इज़ 60, तो वैल्यू ही रख देनी है 62 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा T, राइट। तो यहाँ 62 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, ये 2.4 10 की पावर -5 है, ये 1.2 10 की पावर -5 है, तो दोनों को ऐड करके हो जाएगा 3.6 10 to power -5 एंड टेम्परेचर डिफरेंस इज 30 to 100 विच इज 70। तो कर सकते हैं सॉल्व इसको, ये 120 प्लस 60 3.6 इंटू 70 इंटू 10 की पावर -5, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करके जो आएगी आप यहाँ पे कंबाइन लेंथ बता सकते हैं। तो छोटी सी कैलकुलेशन, यू कैन सॉल्व इट। नेक्स्ट देखते हैं, टू मैकेनिकल वेव ऑन स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ L, टेंशन T हैविंग लीनियर मास डेंसिटीज μ1 by μ2 equals to 1/2। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन फॉर ए वेव पल्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। तो दो स्ट्रिंग्स हैं, दोनों की लेंथ है सेम, लेकिन दोनों की लीनियर मास डेंसिटीज अलग अलग हैं जिनकी रेशियो 1/2 दे रखे हैं। तो टाइम कितना लगेगा? देखो यहाँ पर अगर इसमें स्पीड v1 v2 है तो बच्चों v होता है √T/μ, तो टाइम टेकन L/v, तो T1/T2 लेंथ सेम है, तो v2/v1 और v म्यू के इन्वर्सली √μ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टेंशन सेम है, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ μ1/μ2, μ1 μ2 का रेशो 1/2, तो इट विल बी 1/√2। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कुछ खास करना ही नहीं था। तो जैसे हम देख रहे हैं भाई पैटर्न बहुत ईजी ही क्वेश्चंस आए हैं। अगर आपने थ्रू आउट द ईयर मेहनत करी है, कुछ प्रीवियस ईयर कर रखे हैं, ज़्यादातर वो मिलते जुलते से ही क्वेश्चन है, और आपने हर कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ रखा है, तो बहुत ईजी है, कुछ मुश्किल पेपर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, वेव प्रोपगेट हुज इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब बच्चों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन होती है वो होती है ई कैप क्रॉस बी कैप की डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो डायरेक्शन है वो ये डिसाइड करेगा, ओमेगा टी और के एक्स के बीच में माइनस साइन है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो डायरेक्शन होगी वो होगी अलॉन्ग एक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग प्रोपगेट कर रही है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है कितनी, इट इज़ जे कैप, तो भाई ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप। अब इसमें क्या मैं डायरेक्शन लूँ कि जे क्रॉस क्या लूँ कि आई आई, तो भाई जैसे आई जे के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना लो, आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, तो जे क्रॉस के, तो बी की डायरेक्शन पॉजिटिव के की डायरेक्शन में होगी। तो ये हमने डायरेक्शन कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एन एयर फील्ड कैपेसिटर कैपेसिटेंस C है, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 का विड्थ d/3 का एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, तो नई कैपेसिटेंस क्या होगी? तो हमने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा है जिसकी थिकनेस है d/3 और k है इसका 3। भाई एयर फील्ड की कैपेसिटी हो जाएगी A एप्सिलॉन नॉट बाई d, और आफ्टर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करने के बाद ये हो जाएगी A एप्सिलॉन नॉट बाई d माइनस टी प्लस डी पाई के। तो A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d माइनस d/3 प्लस d/9। कैसे? t की वैल्यू d/3 है और k हमें 3 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। इट विल बी A एप्सिलॉन नॉट बाई d 1 माइनस 1/3 प्लस 1/9, तो हो जाएगा c अपॉन एलसीएम 9 ले लो, 9 माइनस 3 प्लस 1, ये 9 ऊपर चला जाएगा तो 9c/10 माइनस 3 7, तो 9 आंसर विल बी 9c/7। ठीक है, 9c/7, राइट। चलो नेक्स्ट आते हैं। ये एक अच्छा मैं क्वेश्चन मानूंगा, ठीक ठाक क्वेश्चन है और करने का तरीका अगर सही हो तो बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर इज प्लेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड विच वेरीज एज b इक्वल्स टू 10 sin t। इफ रेजिस्टेंस ऑफ लूप इज 100 ohm देन एवरेज थर्मल एनर्जी डिसिपेटेड इन द लूप इन 1 पीरियड। अब भाई इसमें EMF इंड्यूस होगा क्योंकि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, और ये होता है माइनस d/b/dt, तो हो जाएगा माइनस d/dt ऑफ BA, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। अब एक बार को मैं माइनस डिस्कार्ड कर देता हूँ, तो ये एरिया 1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन बच्चों आ जाएगा 100 cos ऑफ 100t, राइट। ये EMF का मैग्नीट्यूड है। अब बच्चों ये E0 cos 100t, ये क्या नज़र आ रहा है? AC, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। हम पावर का फॉर्मूला जानते हैं, पावर होता है भाई ERMS VRMS, ये ERMS IRMS इंटू कॉस ऑफ फाई। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, कॉस फाई 1 होता है, कॉस फाई विल बी 1। मैं डिफरेंशिएशन की ज़रूरत ही नहीं समझ रहा, बहुत आसान सा, क्योंकि मैंने ये पैटर्न ही देख लिया, इसी से मेरे को समझ आ गया। अब ERMS 100/√2, IRMS दैट इज ऑल्सो ERMS बाई R, तो भाई ये हो जाएगा 100/√2 इंटू 100/√2 इंटू R1/100, तो कैंसिल, ये हो जाएगा फिर कितना 50 वॉट। हमें थर्मल एनर्जी बतानी है और एक साइकिल में बतानी है, तो H इक्वल्स टू P इंटू टी 50। अब टाइम 1 टाइम पीरियड, तो T इक्वल्स टू 2π/ω, 2π कितना है इसमें 100, तो 50 इंटू ये हो जाएगा 50 इंटू 2π/100, तो ये आ जाएगा पाई जूल। तो इजी सा इक्वेशन था, बस उसको कोरिलेट करना था, फॉर्मूला ही लगा दिया, इसको डिफरेंशिएशन की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्हीटस्टोन ब्रिज दे रखा है, जो कैसे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है 1 2 2 एंड ये रेजिस्टेंस है 4। ये 20 वोल्ट है, यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस है। वैल्यूज कुछ लोग अलग अलग बता रहे थे, तो लेकिन ज़्यादातर से पता चला कि व्हीटस्टोन ब्रिज ही दिया हुआ था बैलेंस्ड, और ये बीच में 1 ओम रेजिस्टेंस है। हमें 1 सेकेंड में हीट प्रोड्यूस बतानी है, तो बच्चों इसमें तो करंट जाएगी नहीं, कोई हीट प्रोड्यूस इसमें तो होनी नहीं है। अब इस केस में ये दोनों सीरीज 3 2 4 6, तो यहाँ पे 3 ओम, हेयर इट इज 6 ओम, ये 20 वोल्ट और ये 2 ओम, ठीक। तो 6 और 3 पैरेलल कितना आ जाएगा 2 ओम, 20 वोल्ट एंड हेयर इट इज 2 ओम।
तो टोटल रेजिस्टेंस बच्चों आ गया 4 ओम। तो यहाँ पे बताना है 1 सेकेंड में पावर और 1 सेकेंड में हीट प्रोड्यूस, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, आई हो जाएगा V बाई आर, तो 20/4 स्क्वायर इंटू आर 4 इंटू टी 1 सेकेंड, 400/4 इट विल कम 100 जूल। ठीक है, एक 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 400/4 तो 100 जूल की पावर यहाँ पे हीट डिसिपेट करेगी 1 सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है 2 स्प्रिंग हैं और कांस्टेंट K1 K2 दे रखे हैं, कनेक्टेड इन पैरेलल, परसेंटेज एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बच्चों इसमें पैरेलल अगर 2 स्प्रिंग्स दिए हुए हैं K1 K2, तो अगर इसमें इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा जाए तो ये हो जाता है पैरेलल में K1 + K2, क्योंकि F इक्वल्स टू F1 + F2, दोनों की इलोंगेशन सेम होगी, वहाँ से निकाल सकते हैं और फॉर्मूला भी हमें याद होता ही है। अब अगर सम है तो इसमें एरर हो जाएगी, डेल्टा K इफेक्टिव इज डेल्टा K1 + डेल्टा K2। अब K1 डेल्टा K1 0.3, डेल्टा K2 0.2, इट विल कम 0.5। हमें K इफेक्टिव की वैल्यू भी निकाल लेनी है, जो कि 20 30 मिला के कितना हो जाएगा 50। अब हमें करना क्या है, परसेंटेज एरर बतानी है। तो परसेंटेज एरर विल बी डेल्टा K इफेक्टिव बाई K इफेक्टिव इंटू 100, तो इट इज़ 0.5/50 इंटू 100, तो इट विल कम 50/50, दैट इज़ 1%। तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चंस थे। आपने देखा होगा कि सारे क्वेश्चन इजी थे, मुझे 1 या 2 लाइन से ज़्यादा कहीं कोई सॉल्व नहीं करना पड़ा। कुछ ऐसे थे जो मैंने सॉल्व करके दिखाए हैं, बट अगर फॉर्मूला याद हो, जो कि जनरली हमें रहता है, तो हम इसको और भी आसानी से, मतलब कम टाइम में कर सकते थे। तो मेरे अकॉर्डिंगली बहुत ही ईजी क्वेश्चन पेपर था। जिस बच्चे ने ध्यान से पढ़ा होगा दोनों साल 11th 12th में, तो उसके लिए कुछ खास मुश्किल बात नहीं थी। तो अभी आने वाले जो भी टेस्ट पेपर्स हैं, जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चंस होंगे जेईई मेंस के, तो आपको एक आइडिया लग चुका है कि एनटीए किस टाइप का पेपर सेट कर रहा है, क्या उसका मूड है, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।